Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 11th March 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about loss of coral reefs, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. सबसे पहले समझते हैं कोरल रीफ्स होते क्या हैं. सो कोरल्स आर अ काइंड ऑफ टाइनी एनिमल्स. दे आर ऑल्सो नोन एज पॉलिप्स. तो बहुत छोटे छोटे टाइनी एनिमल्स होते हैं जो सी में पाए जाते हैं. सो दे आर अ वेरी टाइनी मरीन एनिमल्स नोन एज पॉलिप्स. और दे आर जनरली फाउंड इन सैलो सी, मतलब उस हाइट तक ही पाए जाते हैं जहाँ तक सनलाइट पहुँच सके. ये जो कोरल्स होते हैं इनके अंदर दे आर फ्लेसी एनिमल्स. फ्लेसी मतलब इनके शरीर के अंदर बोन्स नहीं होते हैं. इनके बॉडी के ऊपरी सरफेस पे लाइमस्टोन या डोलोमाइट इकट्ठा रहता है, जिसकी मदद से ये लोग अपने बॉडी को थोड़ा स्ट्रक्चर दे पाते हैं. सो दे कैन बी कॉल्ड एज एक्सोस्केलेटन ऑर्गेनिज्म. एक्सोस्केलेटन ऑर्गेनिज्म से मेरा मतलब है कि जिनके बॉडी के बाहर यानी कि आउटर सरफेस पे जिनका स्केलेटन बना हो, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं एक्सोस्केलेटन. सो ये जो कोरल्स हैं ये छोटे छोटे पॉलिप्स फ्लेसी एनिमल्स हैं. इनके बॉडी पे इस तरह का एक्सोस्केलेटन यानी कि लाइमस्टोन या डोलोमाइट इकट्ठा रहता है. अभी होता क्या है कि जैसे जैसे ये कोरल्स इनकी डेथ होती जाती है, चूँकि उनके बॉडी पे तो लाइमस्टोन डोलोमाइट इकट्ठा है, तो वो लेयर बाय लेयर लाइमस्टोन डोलोमाइट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है. एंड दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लाइमस्टोन रॉक्स. इस तरह के लाइमस्टोन रॉक्स जिनको हम लोग कहते हैं कोरल रीफ्स. तो बहुत सारे कोरल्स जो डेड हो जाते हैं वो इकट्ठा होने लगते हैं, और उनके शरीर के ऊपर जो डोलोमाइट या लाइमस्टोन है वो इकट्ठा होते होते फिर इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ दिस लाइमस्टोन रॉक्स. लेकिन कई सारे लाइव कोरल्स भी उनके ऊपर इस तरह से रहते हैं. तो नीचे वाले लेयर पे मरे हुए कोरल्स होंगे, उनके ऊपर कुछ लाइव कोरल्स भी इस तरह से रहते हैं जो एक दूसरे के ऊपर कलेक्टेड फॉर्मेट में रहते हैं. कोरल्स आर मोस्टली फाउंड इन ट्रॉपिकल वाटर्स. और कोरल्स की एक और खासियत है कि दे डू नॉट लिव अलोन. चूँकि ये एनिमल है तो अपना खाना तो खुद बना नहीं सकता, तो ये क्या करता है, एक प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है. सिम्बायोटिक रिलेशन वो रिलेशन होता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं किसी न किसी तरीके से. तो ये जो कोरल्स हैं दे लिव इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ जूज़ैंथले. और ये जूज़ैंथले नाम का जो प्लांट है, ये कलरफुल प्लांट, इसके साथ ये कोरल सिम्बायोटिक रिलेशंस में रहता है. दोनों एक दूसरे को क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं वो भी देखिए. कोरल्स तो एक एनिमल है, तो ये तो अपना खाना बना नहीं सकता, तो कोरल्स गेट फूड फ्रॉम जूज़ैंथले. और जूज़ैंथले जो एक प्लांट है उसको सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कोरल, ताकि जब भी वाटर फ्लो फास्ट हो तो जूज़ैंथले को ज़्यादा नुकसान ना हो. सो इस तरीके से दे फॉर्म अ सिम्बायोटिक रिलेशंस. एक और, तो इसी कारण से आप देखिए पहले कि कितना कलरफुल दिख रहा है. ये जो भी इसका कलर है ना कोरल रीफ्स का, दैट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ दीज जूज़ैंथलेस द प्लांट्स. उसके अलावा एक बात आपको और समझनी है कि कोरल रीफ्स आर वेरी डाइवर्स एज फार एज देयर बायोडाइवर्सिटी इज़ कंसर्न. यहाँ पे अलग अलग तरह के फिशेस, फ्लोरास, फौनास मिलते हैं. इनफैक्ट कोरल रीफ्स आर मच मोर डाइवर्स इवन दैन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफकोर्स डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया है, राइट. ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ सालों भर बारिश होती है, बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं, उनसे भी ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पे होती है, डाइवर्सिटी रिचनेस होती है ऑफ कोरल रीफ्स. दे हैव मोर दैन 10 लाख स्पीसीज़. अब अगर कोरल रीफ्स की बात चली रही है तो दो जो इम्पॉर्टेंट कोरल रीफ्स रीजन हैं दुनिया के, उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट कोरल रीफ रीजन है जी, देखिए ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये जो कोरल रीफ स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोरल रीफ स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड. एज यू कैन सी नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रोविंस से के एडजेसेंट में है ये ग्रेट बैरियर रीफ. इसको वर्ल्ड हेरिटेज
का भी टैग मिला है 1981 में। हाल फिलहाल में ये कंट्रोवर्सी में भी था क्योंकि ये ग्रेट बैरियर रीफ डिस्ट्रॉय हो रहा है बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड क्लाइमेट चेंज। तो इस कारण से इसके वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से इसका नाम हटाने की बातचीत चल रही थी। उसके अलावा ग्रेट बैरियर रीफ इज़ इन फैक्ट द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द प्लैनेट। तो ये जो बैरियर रीफ्स होते हैं, कोरल रीफ्स होते हैं, दे आर इन फैक्ट लिविंग स्ट्रक्चर्स, क्योंकि नीचे में भले डोलोमाइट या लाइमस्टोन इकट्ठा है लेकिन ऊपर में तो लिविंग कोरल्स होते हैं ना। सो दे आर काइंड ऑफ कंसिडर्ड लिविंग स्ट्रक्चर एंड दिस ग्रेट बैरियर रीफ इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द planet and it is in fact the only living thing on the earth which is visible from space। अगर ग्रेट बैरियर रीफ की बात की जाए तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इट हैज़ अबाउट 4000 स्पीसीज ऑफ फिशेस, 800 स्पीसीज ऑफ हार्ड कोरल्स। ग्रेट बैरियर रीफ की बात की जाए तो इट कवर्स अबाउट 10% ऑफ वर्ल्ड्स कोरल रीफ इकोसिस्टम। तो पूरे दुनिया का 10% कोरल रीफ अकेला ग्रेट बैरियर रीफ में ही है। दूसरा अगर इम्पॉर्टेंट कोरल रीजन की बात की जाए तो वो है कोरल ट्रायंगल इन साउथ ईस्ट एशिया रीजन। ये देखो, ये जितने भी देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनिया, टिमोर लेत्से, सोलोमन आइलैंड्स, इन सब कंट्रीज़ के आसपास में इनका जो ओशन वाला एरिया है उसके सैलो वाटर में बहुत डेंस अमाउंट में कोरल रीफ्स हैं और ये इस तरह के ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में है, मतलब यहाँ तक ऐसे हैं, इसीलिए इनको हम लोग कोरल ट्रायंगल्स भी कह देते हैं। कोरल ट्रायंगल्स में बहुत अलग अलग तरीके के मरीन एनिमल्स हैं। इनफैक्ट दुनिया के जितने भी कोरल स्पीसीज हो सकते हैं उसके 70% कोरल स्पीसीज अकेले कोरल ट्रायंगल में ही हैं। दे हैव अबाउट 2000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल रीफ फिशेज ऑल्सो। अब करंट मुद्दा क्या है, क्यों हम कोरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं? तो मैंने कुछ दिनों पहले आपको इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के 6th रिपोर्ट के बारे में बताया था। उसके कई बातें मैंने आपको बताई थी। अभी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के 6th रिपोर्ट में कोरल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का, उसकी भी चर्चा की गई है, जिसको यहाँ इस आर्टिकल की मदद से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो इन्होंने कहा है इस रिपोर्ट में कि देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो क्या रहा है कि ओशन का भी टेम्परेचर, ओशन वाटर का भी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और यही कारण है कि पहले जो कोरल रीफ्स ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन में ही हुआ करते थे, अब वो धीरे धीरे ट्रॉपिकल रीजन से बढ़ करके टेम्परेट रीजन में जा रहे हैं, क्योंकि टेम्परेट रीजन का वाटर भी अब धीरे धीरे गर्म हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग द टेम्परेट वाटर इज ऑल्सो गेटिंग वार्मर एंड दैट इज़ हाउ दे आर ऑल्सो नाउ सपोर्टिंग कोरल रीफ्स and this is how coral reefs are slowly translocating from tropical region to temperate region। दूसरा जो कारण उन्होंने बताया, दूसरा जो इम्पैक्ट बताया उन्होंने आईपीसीसी के इस रिपोर्ट में ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन कोरल रीफ्स, वो है कोरल ब्लीचिंग। तो क्या होता है कोरल ब्लीचिंग, वो भी ज़रा समझिए। मैंने आपको बताया कि कोरल्स इस तरीके से, कोरल रीफ्स इस तरीके से काफ़ी कलरफुल दिखते हैं, बट ये कलर इनका ओरिजिनल कलर नहीं है। दिस कलर इज़ बिकॉज ऑफ द प्लांट जूज़ैंथले, जिसके साथ ये कोरल्स सिम्बायोटिक रिलेशंस में रहते हैं। अभी बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर, ओशनिक वाटर, देयर हैव बीन ओशन एसिडिफिकेशन। वाटर के अंदर, ओशन के वाटर के अंदर एसिडिक कंटेंट बढ़ता जा रहा है और इस कारण से धीरे धीरे ये जो पूरा का पूरा कोरल वाला जो स्ट्रक्चर है, जहाँ पे कोरल्स और जूज़ैंथलेज एक रिलेशन में रह रहे हैं, वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो स्ट्रेस में आ रहा है। स्ट्रेस इन द सेंस कि इनको ऑप्टिमम कंडीशंस नहीं मिल रहे हैं इनके सर्वाइवल के लिए, कंड्यूसिव कंडीशंस नहीं मिल रहे हैं सर्वाइवल के लिए। और इसी कारण से धीरे धीरे ये जो कोरल्स हैं दे आर सेपरेटिंग देमसेल्फ अवे फ्रॉम जूज़ैंथले। अगर आप किसी अपने मित्र के साथ रह रहे हैं और अगर आपके लाइफ में कुछ स्ट्रेस आए तो सबसे पहले तो आप अपने उस दोस्त को दूर भेजते हैं कि भाई यू डू नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड ऑन मी। वैसे ही ये जब कोरल्स स्ट्रेस फेस कर रहे हैं तो फर्स्ट थिंग दैट दे डू इज़ टू एक्सपेल द जूज़ैंथले, और जैसे ही वो जूज़ैंथलेज को एक्सपेल कर देते हैं दिस कोरल्स अपीयर वाइट लाइक दिस, और इस प्रोसेस को कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग। और कोरल ब्लीचिंग काफ़ी फास्ट तरीके से बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस आईपीसीसी रिपोर्ट। तो कोरल ब्लीचिंग के पीछे दो ही कारण हैं मुख्यतः, क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन फैक्टर्स। क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एसिडिफिकेशन हो रहा है और कोरल ब्लीचिंग हो रही है। उसके अलावा ह्यूमन फैक्टर जैसे कि इलीगल फिशिंग, अनसस्टेनेबल फिशिंग या कंस्ट्रक्शन या डीप ट्रॉलर जो शिप्स होते हैं, वो डीप ट्रॉलर शिप्स क्या करते हैं कि शिप ओशन के अंदर जो मरीन इकोसिस्टम होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इन सब कारणों से कोरल ब्लीचिंग बढ़ रही है।
इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। दिस क्वेश्चन केम इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2018। इसको अटेम्प्ट करने के लिए ये हिंट्स एक बार ज़रा देख लेना। उसके अलावा ये भी प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको इस टॉपिक के ऊपर दे रखा है। प्लीज़ अटेम्प्ट बोथ दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is about Param Ganga supercomputer, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Science and Technology perspective. तो इस परम गंगा सुपर कंप्यूटर को समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन जो भारत सरकार ने स्टार्ट किया था 2015 में। नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इस मिशन के अंतर्गत हमारे देश के अंदर सुपर कंप्यूटर्स को डेवलप करने की बातचीत की गई होगी। तो इस मिशन के अंतर्गत 70 हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर्स हमें डेवलप करने थे इन द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, फ्रॉम मतलब 2015 से लेकर के 2022 तक में 70 हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर्स बनाए जाने थे एट अ कॉस्ट ऑफ ₹4,500 करोड़। ये जो नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन है इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विथ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये दो डिपार्टमेंट्स इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर्स को एक्चुअली बिल्ड करने की जिम्मेदारी दी गई है सीडैक नाम के ऑर्गेनाइजेशन को। तो सीडैक क्या है वो भी समझिए। सीडैक को 1987 में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था उसकी भी एक हिस्ट्री है। भारत सरकार ने अमेरिका से एक सुपर कंप्यूटर मांगा था रिक्वेस्ट करके कि हमें क्रे सुपर कंप्यूटर दिया जाए जिसका हम इस्तेमाल कर पाएँ फॉर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट फिनोमेनाज लाइक मॉनसून एंड ऑल। लेकिन अमेरिका ने ये क्रे सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया, साइटिंग मिलिट्री कंसर्न्स। तो उसके बाद इंडिया ने फैसला लिया कि हम अपना खुद का सुपर कंप्यूटर डेवलप करेंगे और इसके लिए फिर सीडैक नाम की एजेंसी बनाई गई जिसको मेन जिम्मेदारी दी गई सुपर कंप्यूटर्स को डेवलप करना। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है और सीडैक के देख रेख में ही ओवरऑल ये नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन रन किया जा रहा है। अगर नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन की बात की जाए तो इसमें कई सारे अचीवमेंट्स अभी तक हम रजिस्टर कर चुके हैं। 70 तो नहीं बना पाए हम लोग सुपर कंप्यूटर्स अभी तक, लेकिन कई सारे इंपॉर्टेंट सुपर कंप्यूटर्स हमने ऑलरेडी बना लिए अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन। फॉर एग्जांपल जो नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत जो पहला सुपर कंप्यूटर था दैट वाज परम शिवाय। इट वॉज असेंबल्ड एट IIT BHU। उसके अलावा और भी कई सारे सुपर कंप्यूटर्स आए, सबका नाम तो याद नहीं कर सकते, बस याद रखना नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन में पहला जो सुपर कंप्यूटर था परम शिवाय, IIT BHU में इसको लगाया गया है। उसके अलावा परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम संगणक, ये सब IIT खड़गपुर और IIT कानपुर इन सब जगहों पर लगाया गया है। सब याद मत करना। तो एक याद रखो परम शिवाय जो पहला सुपर कंप्यूटर है नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत। दूसरा याद रखो परम प्रवेग। It is fastest supercomputer in India so far, created under National Supercomputer Mission. It has been installed at Indian Institute of Science at Bengaluru. Current news ये है कि इसी नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया है परम गंगा जिसको IIT रुड़की में इस्टेब्लिश किया गया है। इसकी सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी है 1.66 petaflops, I'm so sorry. So it's a quite high speed capacity. The next topic is about UPI 123 Pay. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. तो UPI के बारे में मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था, जब मैंने बताया था कि नेपाल सरकार के साथ नेपाल को अब हम लोग UPI सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं UPI है क्या। देखिए UPI अलाउज मनी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन अकाउंट बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। तो UPI एक तरीके का आप समझिए कि डिजिटल इंटरफेस है। आपका एक अकाउंट है मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और आपको किसी दूसरे के अकाउंट में जिसका PNB में अकाउंट है उसमें आपको पैसा भेजना है, तो जो इंटरफेस है पैसा भेजने के लिए वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है, डिजिटल इंटरफेस प्रोवाइड करता है UPI नाम की टेक्नोलॉजी हमें वो इंटरफेस प्रोवाइड करती है। अब ये जो पेटीएम है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, ये सब यही इस्तेमाल करते हैं UPI। तो UPI इज़ द बेसिक टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल ये सब करते हैं, भीम, फ़ोन पे, जिसकी मदद से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा चला जाए। अब ये जो UPI है ये फीचर फ़ोन्स या स्मार्टफोन्स दोनों पे ही सपोर्टेड है। UPI की मदद से पैसा ट्रांसफ़र करना ये स्मार्टफोन्स के साथ तो होता ही होता है, फीचर फ़ोन्स में भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। UPI के मदद से कई सारे ऐप्स चल रहे हैं जैसे फ़ोनपे, पेटीएम।
भीम। भीम को तो भारत सरकार ने खुद बनाया है, जो वो भी यूपीआई पे चलता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करता है। अगर इंडिया के यूपीआई की बात की जाए तो ये जो टेक्नोलॉजी है इट इज़ लिंक्ड विद सिंगापुर का ऑर्गेनाइजेशन पे नाउ। अभी यूपीआई को किसने लॉन्च किया वो भी ज़रा देखिए। 2016 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई नाम की टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया, जिससे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजा जा सके। ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में ज़रा समझिए। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने मिल करके एज पर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007। तो आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने एनपीसीआई बनाया, जिसका मेन काम है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट कराना। अभी आरबीआई और आईबीए ने, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने बनाया एनपीसीआई, और एनपीसीआई ने ये टेक्नोलॉजी बनाई यूपीआई। यूपीआई की मदद से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा चला जाता है। ये है टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल ये सब करते हैं। अभी यूपीआई का इस्तेमाल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकता है, फीचर फ़ोन स्मार्टफोन दोनों में हो सकता है। मुद्दा यह है कि एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई ने और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने बनाया, इसने ये टेक्नोलॉजी बनाई यूपीआई फॉर मनी ट्रांसफ़र थ्रू मोबाइल फ़ोन्स। अब ये ट्रांसफ़र स्मार्टफोन से भी हो सकता है, फीचर फ़ोन से भी हो सकता है। स्मार्टफोन से कैसे होता है ये मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता ही होगा। किसी भी ऐसे इस तरह से जाकर के देयर आर डिफरेंट गेटवे जहाँ पे आप जाकर के पेमेंट कर पाते हैं, ओटीपी आता है, पिन आता है, वो सब तो आपको पता ही होगा। फीचर फ़ोन्स में कैसे ट्रांसफ़र होता है वो मैं ज़रा आपको बताता हूँ। फीचर फ़ोन्स में यूपीआई की मदद से पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आपको इस तरह का डायल कोड डालना होता था, *99#, और फिर कोड डालना होता था, बैंक अकाउंट जिससे पैसा जाना है, वो बैंक अकाउंट जिसमें पैसा आना है। तो ये सब करना होता था टू ट्रांसफ़र मनी थ्रू फीचर फ़ोन्स। जो बेसिक फ़ोन्स होते हैं उनमें तो इस तरह का सिस्टम होता नहीं है, तो उनमें फिर आपको *99# ये सब दबाना होता था। अब मुद्दा ये है कि हमारे देश के अंदर आज भी लगभग 40 करोड़ लोग इस तरह का फीचर फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन लोगों के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करके भी पैसा भेज पाना थोड़ा कठिन है। They find it very difficult. They are mostly living in rural areas. Most of them are illiterate also. So उनके लिए *99# और फिर बैंक अकाउंट, अपना बैंक अकाउंट जिससे पैसा जाना है, वो बैंक अकाउंट जिसमें पैसा आना नहीं, ये सब करा पाना इनसे उम्मीद नहीं कर सकते आप। इट्स क्वाइट अ डिफ़िकल्ट थिंग फॉर दोज पीपल हु आर यूजिंग फीचर फोन्स हु आर नॉट लिटरेट इनफ। तो इसी कारण से अभी ध्यान से समझिए, फीचर फोन्स की मदद से यूपीआई पहले भी चलता था, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ही यूपीआई पहले भी चलता था, मतलब पैसा ट्रांसफ़र होता था, लेकिन वो थोड़ा सा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स था। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब आरबीआई ने यूपीआई प्लेटफॉर्म में एक नया मॉडल ऐड किया है, इसका नाम है 123 पे। सो ए न्यू काइंड ऑफ और न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर यूपीआई प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है 123 पे, जिसकी मदद से अब फीचर फ़ोन में भी पैसा ट्रांसफ़र करना काफ़ी आसान हो जाएगा। कई सारे और ऑप्शंस ऐड कर दिए हैं अपार्ट फ्रॉम दिस डायल कोड, ताकि फ़ीचर फ़ोन से पैसा ट्रांसफ़र हो सके। तो पहला तो डायल कोड वाला तो ऑप्शन है ही है, उसके अलावा अब इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स वाला भी मॉडल है। जैसे इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स मॉडल भी ऐड कर दिया गया है टू ट्रांसफ़र मनी थ्रू फीचर फ़ोन। उसमें क्या किया जाएगा, जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा कि आप फ़ोन करते हैं कहीं पे तो सामने से एक सिस्टेमिक रिस्पॉन्स आता है कि इस काम के लिए 1 दबाएं, इस चीज़ के लिए 2 दबाएं। तो जैसे ही आप 2 दबाएंगे तो फिर अगले स्टेप पे लेकर के जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। तो अब फीचर फ़ोन से पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए IVR, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम भी होगा। मिस कॉल बेस्ड सिस्टम भी आएगा फॉर पेमेंट। इसमें कैसा होगा कि आप मिस कॉल देंगे, मिस कॉल देने से क्या होगा कि सामने से IVR मोड में आपको कॉल आएगा, फिर आपको जैसे जैसे वो बताएगा वैसे वैसे आप करते जाएं, पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये फीचर फ़ोन्स में एक नया ऐप डाला जाएगा। फीचर फ़ोन्स में भी छोटे छोटे ऐप्स होते हैं जी, जैसे पहले आप फीचर फ़ोन में स्नेक का गेम खेलते होंगे नोकिया में, तो इस तरह के छोटे छोटे ऐप्स होते हैं। तो इसी तरीके का एक छोटा सा ऐप डाला जाएगा फीचर फ़ोन में फॉर मनी ट्रांसफ़र एज़ पर दिस यूपीआई 123 पे। उसके अलावा फीचर फ़ोन्स में साउंड बेस्ड पेमेंट सिस्टम लाया जाएगा। साउंड बेस्ड पेमेंट सिस्टम में कैसा होगा कि एक फ़ीचर फ़ोन से इस तरह के एक पर्टिकुलर तरह के साउंड वेव निकलेगी, और उसके कॉन्टैक्ट में अगर दूसरा फीचर फ़ोन लाया जाए
तो वो फीचर फ़ोन इस साउंड वेव को कैप्चर कर ले और फिर पैसा ट्रांसफ़र हो जाए। तो प्रॉक्सिमिटी यानी कि नज़दीक ला करके दो फ़ोन्स को अगर हम पर्टिकुलर तरह का साउंड वेव रिलीज़ कराएं थ्रू अ फीचर फ़ोन तो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये सब तमाम तरह के नए फीचर्स लाए हैं आरबीआई ने अंडर यूपीआई 123 पे, ताकि जो फीचर फ़ोन्स हैं उनकी मदद से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आसान हो जाए, पेमेंट आसान हो जाए। कभी भी डिजिटल पेमेंट पे सवाल आ जाए, डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं उस पर क्या सवाल आ जाए, तो आप 123 पे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ मोटा मोटा याद रखो, डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए आरबीआई ने एक डीजी साथी हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है, जिसमें आपको डिजिटल पेमेंट यानी कि कार्ड पेमेंट कैसे करना है, ये सब की कोई भी अगर डाउट हो तो आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो अगेन नंबर याद मत करो कि क्या टोल फ्री नंबर है, ये लिख देना कि एक तो 123 पे लाया गया है, दूसरा डीजी साथी हेल्पलाइन लाया गया है डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रेवेन्यू टाउन सिस्टम एबोलिश्ड इन असम एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो, सबसे पहले रेवेन्यू टाउन का कॉन्सेप्ट समझने से पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसस टाउन। तो देखो, कोई भी ग्रामीण एरिया होता है, रूरल एरिया, तो वहाँ पे धीरे धीरे अर्बनाइजेशन होने के कारण जब वो अर्बन फीचर्स को फुलफ़िल करने लगता है, अर्बन एरिया के जो भी क्राइटेरिया उसको फुलफ़िल करने लगता है, तो उसको हम लोग सेंसस टाउन कहते हैं। तो सबसे पहले समझो कि कोई रूरल एरिया है, वहाँ पे कौन कौन से फीचर्स अगर वो फुलफ़िल करेगा तो हम लोग उसको कहेंगे कि ये अर्बन फीचर्स इसके आ गए हैं। वो भी ज़रा देखो, सबसे पहले तो उस एरिया में मिनिमम पॉपुलेशन 5000 की होनी चाहिए। दूसरा, 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन शुड बी इंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तीसरा, 400% पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी होनी चाहिए। अगर ये 3 क्राइटेरिया कहीं भी पूरा होने लगा किसी भी रूरल एरिया में, तो हम कहेंगे कि अब ये रूरल एरिया जो है वो टाउन वाले फीचर्स इसके आ चुके हैं, और फिर उसको हम लोग कहते हैं सेंसस टाउन। तो सेंसस टाउन फुलफिल्स द क्राइटेरिया ऑफ अर्बन रीजन बट दे आर येट नॉट आइडेंटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज अर्बन रीजन। फिर कैसा होता है, तो सेंसस टाउन को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिर जब स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर लेती है कि हाँ ये यहाँ पे टाउन क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू टाउन। तो रेवेन्यू टाउन्स आर दो सेंसस टाउन दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बट अभी भी रेवेन्यू टाउन के अंदर म्यूनिसिपैलिटी का सिस्टम यानी कि लोकल अर्बन गवर्नेंस का सिस्टम नहीं लाया गया होता है, उनको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू टाउन। तो रूरल एरिया से सेंसस टाउन, सेंसस टाउन से अगर स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ठीक है ये रेवेन्यू टाउन है, मतलब यहाँ पे अर्बन एरिया के फीचर्स है, तो उसको रेवेन्यू टाउन कहते हैं। लेकिन अभी भी वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम और वार्ड वगैरह भी स्टैब्लिश नहीं किए गए हैं, यानी कि लोकल गवर्नेंस के सिस्टम नहीं लिए गए हैं। ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब लोकल अर्बन गवर्नेंस के सिस्टम ला दिए जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं म्यूनिसिपल बोर्ड, और भी जब वो बड़ा हो जाता है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम लोग वहाँ पर फिर हम लोग ले आते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये है स्ट्रक्चर रूरल एरिया से अलग अलग तरह के टाउन्स के, अर्बन एरियाज़ के। अभी कैसा है कि रेवेन्यू टाउन्स में कैसा है कि स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई भी कर लिया है उनको, लेकिन वहाँ पे अभी म्यूनिसिपैलिटी है भी नहीं, यानी कि लोकल गवर्नेंस का कोई बेनिफिट भी नहीं है। तो अभी हाल फिलहाल में आसाम से ये न्यूज़ निकल के आ रही है, आसाम सरकार ने ये रेवेन्यू टाउन का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि आसाम सरकार का मानना है, देखो नॉर्मली होता क्या है कि म्यूनिसिपल बोर्ड के आसपास के एरियाज़ में ही रेवेन्यू टाउन्स आते हैं, पेरीफेरी वाले रीजन में रेवेन्यू टाउन्स आते हैं। ये प्रॉपर म्यूनिसिपल एरिया है, तो इसके आसपास का एरिया तो एकदम निकलते ही गांव नहीं आ जाएगा ना, तो थोड़ा बहुत तो छोटा टाउन होगा। छोटा टाउन जो अर्बन एरिया के फीचर्स कंप्लीट करेगा तो उसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू टाउन्स। अब रेवेन्यू टाउन्स में दिक्कत क्या है कि द मोमेंट रेवेन्यू टाउन्स को सरकार ने आइडेंटिफाई कर लिया, अब यहाँ पे कोई भी ज़मीन खरीदना या रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रीमियम देना होगा वो अर्बन एरिया के हिसाब से देना होगा, जो काफ़ी हाई होता है। द मोमेंट एन एरिया इज आइडेंटिफाइड एज रेवेन्यू टाउन, वहाँ पे फिर ज़मीन खरीदना, रजिस्ट्रेशन, इन सब का प्रीमियम अमाउंट काफ़ी बढ़ जाता है, बिकॉज इट हैज़ बीन नाउ आइडेंटिफाइड एज एन अर्बन एरिया बाय स्टेट गवर्नमेंट। असम सरकार का ऐसा मानना है, हाल फिलहाल में असम सरकार ने स्टेटमेंट रिलीज़ किया है कि जब रेवेन्यू टाउन में हम लोग म्यूनिसिपैलिटी की फैसिलिटी दे ही नहीं रहे, जब रेवेन्यू टाउन में हम लोग कोई भी अर्बन फैसिलिटी दे ही नहीं रहे, यानी कि म्यूनिसिपल गवर्नमेंट है ही नहीं वहाँ पे, तो वहाँ के रेवेन्यू टाउन में लोगों से एक्स्ट्रा प्रीमियम लेने का कोई सेंस नहीं बनता है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड। और इसी कारण से असम सरकार ने फैसला लिया है कि दे विल बी रिमूविंग अवे और डूइंग अवे फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू टाउन्स।
ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको इस टॉपिक पे दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. अबाउट 60% ऑफ पावर जनरेटेड इन इंडिया इज फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल. दिस इज रॉन्ग. दिस इज अबाउट 40%. एंड मोर देन 50% ऑफ द पावर प्रोडक्शन इज डन फ्रॉम सेंट्रल सेक्टर. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. अबाउट 28% के आसपास सेंट्रल सेक्टर से आता है. सो द बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. बिम्स्टेक के अंदर पाकिस्तान और मालदीव इसके मेंबर नहीं है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.